वर्णित प्रकाश के तरंग दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होता है उस लाइट के वेवलेंथ का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? वेवलेंथ का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो हमने निकाला था कि फ्रिंज की चौड़ाई का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं। तो हमने बताया था कि लगातार 10 फ्रिंज के बीच का स्पेसिंग निकाल लीजिए और उसमें 10 से भाग देते हैं तो हमको बीटा का निर्धारण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों कला संबद्ध जो स्रोत होते हैं, दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं? दोनों स्मॉल डी का निर्धारण, स्मॉल डी का निर्धारण, स्मॉल डी का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ डी, डिटर्मिनेशन ऑफ डी। हम स्मॉल डी का दोनों कला संबद्ध जो स्रोत होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उस दूरी का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उस दूरी का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, दो कला संबद्ध स्रोत जो है उनके बीच की दूरी का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। किया जाता है कि दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए आपका एक कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ये कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट पोजीशन है, ये आपको सेकंड पोजीशन है। ये आपका कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन। कन्वेक्स लेंस का ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन। कन्वेक्स लेंस का ये फर्स्ट पोजीशन है और ये जो है आपका कन्वेक्स लेंस का सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। एक कन्वेक्स लेंस का आपका फर्स्ट पोजीशन है, एक कन्वेक्स लेंस का आपका सेकंड पोजीशन है। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है,
इसके दो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब जो है आपका, इसका प्रतिबिंब जो है आपको, इसका प्रतिबिंब जो है आपको ए पर बनता है और इसका प्रतिबिंब बी पर बनता है। तो ए बी के बीच की दूरी को हम क्या कर लेते हैं, ए बी की दूरी को हम मेजर कर लेते हैं। जैसे एस डैश जो आपका क्लास संबंध स्रोत है, इसका प्रतिबिंब ए पर बनता है और एस डैश का प्रतिबिंब आपको बी पर बनता है। दोनों प्रतिबिंबों के बीच की दूरी d1 को हम मेजर करते हैं। मान लिया कि बिंब दूरी आपका किसके बराबर है, बिंब दूरी आपको u के बराबर है और प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर है, प्रतिबिंब दूरी आपको v के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, लेंस को कंजुगेट स्टेट में ले जाते हैं, संयुग्मी अवस्था में ले जाते हैं। कंजुगेट स्टेट का मीनिंग क्या होता है, संयुग्मी अवस्था का मतलब क्या होता है कि पहली स्थिति में जो बिंब दूरी है अब वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगी और पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब दूरी है वह इस स्थिति पहले है दूसरी स्थिति में आपको वो बिंब दूरी के बराबर होगी। यानी आपका u1 v के बराबर होगा, आपका v1 u के बराबर होगा। और ये एस डैश का प्रतिबिंब आपका जो है ए डैश पर बनता है और एस डबल डैश का प्रतिबिंब आपको बी डैश पर बनता है। तो ए डैश बी डैश के बीच की दूरी d2 को क्या किया जाता है, मेजर कर लिया जाता है, आपको माप लिया जाता है। दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को दो अवस्थाओं में, उत्तल लेंस को दो अवस्थाओं में, उत्तल लेंस को दो अवस्थाओं में रखा जाता है, दो अवस्थाओं में रखा जाता है। उत्तल लेंस को, कन्वेक्स लेंस को, उत्तल लेंस को दो अवस्थाओं में रखा जाता है। पहली स्थिति में लेंस की, पहली स्थिति में लेंस की पहली स्थिति में स्रोत एस डैश का प्रतिबिंब बिंदु ए पर लेंस की पहली स्थिति में कला संबंध, ऐसे लिखिए, कला संबंध स्रोतों के बनने वाले प्रतिबिंबों, बनने वाले प्रतिबिंबों के बीच की दूरी, बीच की दूरी d1 को माप लिया जाता है, लिया जाता है, माप लिया जाता है। अब लेंस को उसके संयुग्मी अवस्था, कंजुगेट स्टेट, अब लेंस को उसके संयुग्मी अवस्था, अब लेंस को उसकी संयुग्मी अवस्था, लेंस को उसकी संयुग्मी अवस्था में रखा जाता है, रखा जाता है। संयुग्मी अवस्था में बिंब दूरी
बिंब दूरी प्रारंभिक प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। प्रारंभिक प्रतिबिंब दूरी के प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। प्रारंभिक प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है, जबकि प्रतिबिंब दूरी प्रारंभिक स्थिति के बिंब दूरी के बराबर होती है। बराबर होती है। कंजुगेट स्टेट में दोनों प्रतिबिंबों के बीच की दूरी दोनों प्रतिबिंबों के बीच की दूरी D2 को D2 माप लिया जाता है। लेंस की पहली स्थिति में आवर्धन लेंस की पहली स्थिति में आवर्धन लेंस की पहली स्थिति में आवर्धन M1 बराबर D1/D बराबर V/U। लेंस की दूसरी स्थिति में आवर्धन लेंस की दूसरी स्थिति में आवर्धन M2 बराबर आपका D2/D इज इक्वल टू V1/U1 इज इक्वल टू U/V इज इक्वल टू 1/M। दोनों रिवर्स है। अब आप दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए D1/D और इंटू D2/U। D1 आपका है V/U और ये आपका है U/V इज इक्वल टू 1। इसलिए D² बराबर D1 इंटू D2। इसलिए D इज इक्वल टू √ओवर आपका D1 इंटू ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। तो D1 D2 हमको मालूम है
इससे दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी हमको मिल जाती है कि दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी क्या है, d इज इक्वल टू रूट ओवर d1 इंटू d2। दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी हमको अचीव हो जाती है, दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी हमको मिल जाती है। अब हम लोग चलते हैं कैपिटल डी का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो कैपिटल डी का डिटर्मिनेशन करने के लिए प्रकाश स्रोत और नेत्रिका का जो क्रॉस तंतु है उसके बीच की दूरी को मीटर स्केल से मेजर किया जाता है। हमारा जो प्रकाशीय मंच होता है उसके किनारे पर मीटर स्केल बना रहता है, तो प्रकाश स्रोत और नेत्रिका का जो क्रॉस तंतु है उसके बीच की दूरी कैपिटल डी को मेजर किया जाता है। इस तरह से बीटा स्मॉल डी और कैपिटल डी का मेजरमेंट होता है और सिद्धांत का इस्तेमाल करके एक वर्णी प्रकाश स्रोत के तरंग दर का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से एक वर्णी प्रकाश स्रोत के तरंग दर का डिटर्मिनेशन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। कैपिटल डी का निर्धारण, कैपिटल डी का निर्धारण प्रकाशीय मंच के किनारे पर बने हुए मीटर स्केल से प्रकाश स्रोत एवं क्रॉस तंतु के बीच की दूरी ज्ञात हो जाती है, बीच की दूरी ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार बीटा स्मॉल डी कैपिटल डी का मान ज्ञात होने पर सिद्धांत के उपयोग से लैम्डा का निर्धारण होता है। लैम्डा का निर्धारण होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे, प्रकाश का विवर्तन। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन इसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। diffraction of light। क्या है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। करीब ऑर्डर का होता है, माने तरंग दर का कहना कंपरेबल होता है, तरंग दर के करीब ऑर्डर का होता है।
तरंग दैर्घ्य का कंपरेबल होता है, तरंग दैर्घ्य का कंपरेबल होता है, अर्थात तरंग दैर्घ्य के करीब ऑर्डर का होता है, तो उस हालत में, उस स्थिति में छायांकित भाग में प्रकाश इंटर करता है। छायांकित भाग जो ज्योमेट्रिकल शैडो है, जो छायांकित भाग आता है, उस भाग में प्रकाश जो है वह प्रकाश आपको इंटर करता है, पेनेट्रेट करता है, जिसका नतीजा होता है कि हमको पैटर्न प्राप्त होता है और उसी का नाम दिया गया है डिफ्रैक्शन पैटर्न। उसी को हम विवर्तन पैटर्न कहते हैं, उसी को डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। हमको पैटर्न अचीव होता है और उसी पैटर्न को हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। तो अगर अपारदर्शक हम लेते हैं और उसका साइज लगभग तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है, यह रेखा क्षेत्र का जो साइज होता है वह रेखा क्षेत्र का साइज लगभग तरंग दैर्घ्य के इक्वल होता है, तो उस हालत में आपका पर्दे पर जो शैडो होता है उसमें आपका प्रकाश जो है आपका ज्योमेट्रिकल शैडो में आपका पेनेट्रेट करता है और इसी घटना को आपको प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है और विवर्तन के फलस्वरूप हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलती है। तो हम विवर्तन को डिफाइन कैसे करते हैं? विवर्तन को डिफाइन किया जाता है, विवर्तन को डिफाइन किया जाता है कि रेखा क्षेत्र की चौड़ाई प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर लिया जाए या पारदर्शक की चौड़ाई तो हम लोग विवर्तन को डिफाइन करते हैं रेखा क्षेत्र की चौड़ाई और अपारदर्शक की लंबाई लगभग तरंग दैर्घ्य के बराबर हो, तो आपका विवर्तन एक ऐसी घटना है जहाँ पर आपका स्लिट में किनारे पर या ऑब्स्टेकल के किनारे पर प्रकाश अपने प्रारंभिक आपका सरल रेखा वाला जो आपका पथ होता है उससे मुड़ जाता है और मुड़ करके वह ज्योमेट्रिकल शैडो के छायांकित भाग में चला जाता है और इसी घटना का नाम दिया गया है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन कब प्रोनाउंस्ड होता है, कब इफेक्टिव होता है? जब आपका रेखा क्षेत्र की चौड़ाई और अपारदर्शक की लंबाई लगभग तरंग दैर्घ्य क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं विवर्तन को विवर्तन को डिफाइन किया जाता है रेखा क्षेत्र के सामने एक वर्णित प्रकाश स्रोत, एक वर्णित प्रकाश स्रोत हो तो पर्दे पर दोनों ओर छायांकित भाग होता है। पर्दे पर दोनों ओर छायांकित भाग होता है, पर्दे पर दोनों ओर छायांकित भाग होता है। इसी प्रकार किसी अपारदर्शक के सामने एक वर्णित प्रकाश स्रोत के रखे जाने पर एक वर्णित प्रकाश स्रोत के रखे जाने पर
पर्दे पर अपारदर्शक की छाया प्राप्त होती है। जब रेखा चित्र की चौड़ाई जब रेखा क्षेत्र की चौड़ाई या अपारदर्शक की लंबाई लगभग तरंग-दैर्घ्य के बराबर होता है तो छायांकित भाग में प्रकाश फैलता है। कारण कि रेखा क्षेत्र एवं अपारदर्शक के किनारे पर प्रकाश अपने पूर्व पथ से मुड़ जाता है। प्रकाश अपने पूर्व पथ से मुड़ जाता है। छोड़ो क्या किया है? घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन की परिभाषा that phenomenon is called diffraction of light in which light bends
light bands at sharp corners, sharp edges, and spread in the geometrical shadow. In the geometrical shadow. सीधी को रेखा छिद्रित या सीधी को रेखा छिद्र या सीधी को के पास प्रकाश के अपने सररेखा पथ से विचलित होकर छायांकित भाग में फैलने को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। फैलने को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन होता कितने तरह का है और विवर्तन के फलस्वरूप हमको डिजाइन मिलता है, पैटर्न मिलता है, जिसको विवर्तन पैटर्न कहा जाता है। विवर्तन के फलस्वरूप विवर्तन के फलस्वरूप मिलने वाले पैटर्न को विवर्तन पैटर्न कहा जाता है। विवर्तन पैटर्न कहा जाता है। विवर्तन पैटर्न कहा जाता है। विवर्तन कितने तरह का होता है? विवर्तन आपको दो तरह का, दो साइंटिस्ट ने अपने विवर्तन का प्रतिरूप दिया, इसलिए उनके ऑनर में हम दो विवर्तन का दो रूप लेते हैं। एक को कहा जाता है फ्रेनेल साहब का विवर्तन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, और एक को कहा जाता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में आपको क्या होता है? फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में आपका रेखा छिद्र या स्ट्रेट एज से स्रोत और पर्दे की दूरी जो होती है वह डेफिनिट होती है, निश्चित होती है। जो हमारा रेखा छिद्र होता है या हमारा स्ट्रेट एज होता है, उससे प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी जिस पर हमको पैटर्न प्राप्त होता है ये निश्चित होती है, और जिस कारण इसमें हमारा जो पैटर्न बनता है, हमारी जो वेव होती है वह स्फेरिकल होती है, जो रेखा छिद्र के पास आती है। अगर हम पॉइंट सोर्स लेते हैं तो हमारा तरंगाग्र जो होता है स्फेरिकल होता है, अगर लीनियर लेते हैं तो वो बेलनाकार होता है। तो फ्रेनेल का डिफ्रैक्शन में आपका रेखा छिद्र से या आपका स्ट्रेट एज से प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी निश्चित होती है। दूसरा हमारा जो डिफ्रैक्शन होता है उसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहा जाता है।
फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आपका रेखा छिद्र से या स्ट्रेट एज से या सर्कुलर होल से आपका वस्तु जो है, बिंब जो है, अनंत दूरी पर होता है और पर्दा भी अनंत दूरी पर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेखा छिद्र के पास जो भी आएगा समतल तरंगाग्र आएगा और समतल तरंगाग्र उससे निकल करके पर्दे पर जाएगा। तो पर्दे पर फोकस करने के लिए रेखा छिद्र और पर्दे के बीच हम क्या करते हैं? एक कन्वेक्स लेंस का, एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। एक कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है जिसके फोकस प्लेन में आपका पर्दा होता है और उसी पर हमको डिजाइन मिलता है। तो लेबोरेटरी में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन देने के लिए हम फोकल प्लेन में आपका प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश स्रोत को रख देते हैं और माने रेखा छिद्र और आपका प्रकाश स्रोत, उसके बीच में एक कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है जो आपको बताया जाएगा। और उस कन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन में हम क्या करते हैं? आपका एक वर्णी प्रकाश स्रोत रख देते हैं। दूसरी ओर पर्दे और रेखा छिद्र के बीच एक कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, जो कन्वेक्स लेंस काफ़ी निकट होता है रेखा छिद्र के और उसके फोकल प्लेन में, फोकस तल में आपका पर्दा होता है। तो ये कहलाता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो दो तरह का डिफ्रैक्शन होता है, एक को हम फ्रेनेल का डिफ्रैक्शन कहते हैं और एक को हम फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन कहते हैं। विवर्तन के दो प्रतिरूप होते हैं, फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल का विवर्तन। फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल, फ्रेनेल वैज्ञानिक का नाम है। फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल का, फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल का विवर्तन। इसमें रेखा छिद्र या सीधे को स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज या वृत्ताकार छिद्र, वृत्ताकार छिद्र से प्रकाश स्रोत एवं पर्दे की दूरी, प्रकाश स्रोत एवं पर्दे की दूरी पर्दे की दूरी निश्चित होती है, निश्चित होती है। दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन,
फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, इसमें रेखा छिद्र या सीधी को इसमें रेखा छिद्र या सीधी को या वृत्ताकार छिद्र या वृत्ताकार छिद्र से स्रोत एवं पर्दे की दूरी अनंत होती है। दूरी अनंत होती है। अतः रेखा क्षेत्र के पास ये है ना, या वृत्ताकार क्षेत्र के पास समतल तरंगाग्र आती है। समतल तरंगाग्र आती है एवं पर्दे पर भी समतल तरंगें गागर आती है। फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए प्रयोगशाला में फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए प्रकाश स्रोत एवं स्लिट के बीच एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जिसके फोकस तल में प्रकाश स्रोत होता है। इसी प्रकार रेखा क्षेत्र एवं पर्दे के बीच एक दूसरा उत्तल लेंस
उत्तल लेंस एक दूसरे उत्तल लेंस का उपयोग दूसरे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है जो रेखा क्षेत्र के सन्निकट होता है। रेखा क्षेत्र के सन्निकट होता है एवं इसके फोकस प्लेन में इसके फोकस तल में पर्दा होता है। आज बस इतना ही, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे।